नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो अपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है उस कोर्स की बात कर रहे हैं। और इसमें हम जो आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछला हमारा टॉपिक था वो था कि फार्मिंग सिस्टम क्या होते हैं और फार्मिंग सिस्टम के जो टाइप है उनकी हमने बातें की थी। इसके साथ में हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है, जो लाइवलीहुड सिस्टम है, उनकी हमने बातें की थी। अब हम बात करने वाले हैं इसी से आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि जो इंडिया में मुख्य रूप से जो प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम है। प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि फार्मिंग सिस्टम तो हमने देखे कई प्रकार के हैं, जैसे कॉमर्शियल है, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो सब्सिस्टेंस है, जैसे कि जीवन निर्वाह के लिए मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम है। ये बहुत सारे फार्मिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से प्रचलित कौन है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन से किए जाते हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किन से ज्यादा इनकम जनरेट होती है, कौन है, कौन से फार्मिंग सिस्टम है जो अपने जो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन को भी देखेंगे, यानी कि उनका क्या योगदान है, वो फार्मिंग सिस्टम क्यों आज भी हम फॉलो क्यों कर रहे हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको बेसिक चीजें जैसे फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ये चीजें तो आपके बताई हुई है। फार्मिंग सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है कि फार्म से जुड़ी हुई चीजें जो इनकम जनरेशन के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भी करते हैं वो सारी फार्मिंग सिस्टम में आती है। इसके बाद में हम कह रहे थे कि फार्मिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल भी होता है, सब्सिस्टेंस भी होता है। इसके अलावा हम ये कह रहे थे मिक्स्ड फार्मिंग होता है, एली क्रॉपिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमने कवर की थी, वो सारी चीजें इसी में आती है। अब जो इंडिया में लीड कर रहे हैं या जो प्रिविलेंट है, जो ज्यादा प्रचलित मेथड है, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चर डाइवर्स, यानी कि इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर तो है ही, साथ में वो डाइवर्स है। जब आप नॉर्थ स्टेट में जाओगे तो आपको अलग प्रकार की एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी, जब आप साउथ में जाओगे तो अलग प्रकार की देखने को मिलेगी, जब आप ईस्ट में जाओगे, ईस्टर्न स्टेट में जो हिली एरियाज होने की वजह से वहां पर अलग प्रकार की जूमिंग खेती ये देखने को मिलती है। जब हम इधर आते हैं राजस्थान की तरफ, वेस्ट की तरफ आते हैं, तब हम ये कहते हैं कि राजस्थान गुजरात में आपको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। जो ड्राई एरिया है वहां पर उस हिसाब से ही जो है क्रॉप ग्रो की जाती है। ठीक है, तो सारे सिस्टम अलग अलग है। इसका मतलब हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से कैसा है, डाइवर्स है। एंड सेवरल फार्मिंग सिस्टम कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लाइवलीहुड रूरल हाउसहोल्ड। जो रूरल एरियाज है, रूरल जो परिवार है, उनके जो जीवन में हम कहते हैं आजीविका में सिग्निफिकेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज सिस्टम आर शेप्ड बाय क्लाइमेट कंडीशन। ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है, क्लाइमेट कंडीशन पर। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसी फसलें इसलिए उगाई जा रही है क्योंकि वहां की क्लाइमेट वैसी है। जब हम ईस्ट की बात करते हैं, जो ईस्ट वाले जितने भी स्टेट है वहां पर हिली एरियाज है, बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर उस हिसाब से एग्रीकल्चर फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से किससे प्रभावित है, क्लाइमेट से। सोइल टाइप से अलग अलग प्रकार की सोइल होती है। हम ये कहते हैं कि राजस्थान की बात करें तो वहां यहाँ पर आपको डेजर्ट सोइल देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ मात्रा में एलुवियल सोइल देखने को मिलेगी, जो हिली सोइल है वो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लैक सोइल देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में एलुवियल सोइल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की हमारे पास सोइल भी है, तो उस हिसाब से ही अलग अलग खेतियां होती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों के पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है। यदि इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा इंटेंसिव क्रॉप करते हैं। ठीक है, जहां पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो वहां पर आपको मोनोकल्चर देखने को मिलती है या इस प्रकार की खेती देखने को मिलती है जिसमें कम से कम पैसे लगाने पड़े। ठीक है, बिलो आर द की फार्मिंग सिस्टम वो प्रिवेलेंट इन इंडिया। इंडिया में जो प्रचलित मेथड है उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। ये इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जो कि जो फार्मर फैमिली होती है उसका फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखे, यानी कि उसके लिए फूड पैदा करे। फूड एक मेजर जो है रिक्वायरमेंट है इस फार्मिंग की। ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको सीधा सीधा संबंध है कि खाने के लिए क्या हो जाना चाहिए, अनाज पैदा
हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डेफिनेशन की बात करें तो फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग फूड फॉर ए फार्मर फैमिली विथ मिनिमम सरप्लस सेल, यानी कि कोई आपके पास सेल का कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा जो है सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप सेल करने के लिए जाते हो, कुछ चीजें कम रहता है, सेल का जो सिस्टम है वो कम रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा किसके लिए फार्मिंग करते हो? फूड के लिए फार्मिंग करते हो, फैमिली को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए आप फार्मिंग करते हो। और ये फार्मिंग आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है जो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में ये सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोवाइड बेसिक फूड सिक्योरिटी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो छोटे फार्मर है उनके लिए, या जो मार्जिनल फार्मर है जिनके पास पैसा कम है, वो उन फार्मर्स के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ये कंट्रीब्यूशन है, उनको बाजार से लाना नहीं पड़ता है, अनाज नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, खुद के खेत में ही उगाएंगे और उसी को यूज में लेंगे, तो बाजार से खर्च नहीं करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। अकाउंट्स फॉर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रूरल लाइवलीहुड इन अंडर डेवलप्ड एरिया। जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, जो डेवलपमेंट से अभी बहुत दूर है, जिनमें टेक्नोलॉजी का इतना प्रसार नहीं हुआ है, उन एरियाज में इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब हम और अच्छे से डेफिनेशन लिखने की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो सिर्फ उन कोर वर्ड को जो है मतलब कोर वर्ड्स को शामिल कर रही है जो इंपॉर्टेंट है, जो होना जरूरी है। जैसे कि भाई फैमिली के लिए फूड होना जरूरी है और मिनिमम सरप्लस की बात है। बाकी आप इसमें कुछ एडिशनल चीजें और जोड़ सकते हो, जैसे इट इज फॉलो इन ए डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा और इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे भाई फूड सिक्योरिटी के अलावा जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो किसान के पास जो इनपुट के लिए जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, इनपुट लेस होती है ये खेती, यानी कि इनपुट नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार की चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। अब देखो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, पहले वाली क्लास में हमने अच्छे से कवर किया है, दोनों चीजों में अंतर भी देखा था कि किस प्रकार से दोनों अलग है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक तो फार्मिंग तो करेंगे ही, फार्मिंग का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन तो करेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन प्लस हम या तो लाइव स्टॉक जो है रियर कर सकते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक रियर कर सकते हैं, या हम कोई फिशरी का काम करें। ठीक है, या हम और कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कुछ हॉर्टिकल्चर का इनका काम कर लिया, फूड प्रोसेसिंग का काम कर लिया। ये जो अदर एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है ये की जाती है, तो फिर इन दोनों को मिलाकर हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। कंबाइन क्रॉप कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक रियरिंग ऑन द सेम फार्म। एक ही फार्म पे हम दोनों काम करेंगे। ठीक है, इसमें एक शर्त ये भी होती है कि क्रॉप प्रोडक्शन से आपको लगभग 60% से ज्यादा इनकम जनरेट होनी चाहिए, उसी को हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन से कितनी, लगभग 60% से ज्यादा इनकम जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंश्योर द डाइवर्सिफाई इनकम फ्रॉम क्रॉप, मिल्क, मीट, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अपनी इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। कुछ मात्रा में हमें इनकम क्रॉप से मिलती है, कुछ मिल्क से मिलती है, कुछ मीट बेचकर मिलती है, और कुछ एनिमल के अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल करके क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है वो कमाते हैं। ठीक है, हेल्प रूरल फैमिलीज मैनेज रिस्क बाई रिलेइंग ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि ये क्या करते हैं, जब हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं तो इसका ये फायदा होता है कि ये रूरल एरियाज में क्या करती है कि जो हमारी एक ही चीज पर जो इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो एक ही चीज पर डिपेंडेंसी को कम करती है। हम चीजों को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग चीजों से पैसे कमाते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड के बाद में रेन फेड या ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, ड्राई लैंड की हमने पहले भी बात की थी कि ड्राई लैंड क्या होता है। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं क्या मतलब है इसका।
द फार्मिंग इन एरिया डिपेंड ऑन रेनफॉल, जहां पर मुख्य रूप से जो फार्मिंग किस पे डिपेंड होती है, रेनफॉल पे, ऑफन विद लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी। और यदि मान लो रेनफॉल से पर डिपेंड नहीं भी है तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, यानी कि हम 1 से 2 पानी ही इरिगेशन के द्वारा दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम रेन फेड फार्मिंग या फिर हम उसको ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ड्राई लैंड में तो पूरी तरह से ही सूखी फार्मिंग होती है, यानी कि सिर्फ रेनफॉल पे ही बेस्ड होती है, और रेन फेड फार्मिंग में हल्की फुल्की हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें देखने को मिलती है और इंडिया में ये काफी पॉपुलर भी है। जब हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी की तो सबसे ज्यादा पॉपुलर ये देखने को मिलती है, काफी ज्यादा किसान रूरल एरियाज में फॉलो करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जनरली गांव में देखा होगा आपने, कुछ एनिमल्स रख लेते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं और सीजनल क्रॉप्स भी करते हैं, तो ये भी खूब फॉलो की जाती है। और लास्ट वाली जो ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है ये भी आपके खूब फॉलो की जाती है, और इसका एग्जांपल तो आप राजस्थान देख ही सकते हो। राजस्थान का जो एरिया है हम ये कहते हैं इंडिया में लगभग 1.41% का जो टोटल इंडिया है उसका इतना एरिया राजस्थान कवर करता है, इसी के जैसा गुजरात है और वहां पर भी इसी प्रकार की प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य रूप से तीसरी सबसे जो है पॉपुलर फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर मिलेट उगाई जाती है, जैसे बाजरा हो गया, जवार हो गया, इस प्रकार की मिलेट्स। पल्सेज में आपको चना देखने को मिलेगा, मटर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको उड़द, मूंग, मोठ ये देखने को मिलेंगे। ऑयल सीड में आपको सरसों का पता होगा, सरसों मुख्य रूप से हम ये कहते हैं राजस्थान के भरतपुर में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और यदि हम कंट्री की बात करें तो राजस्थान में सरसों सबसे ज्यादा जो है उगाई जाती है। ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप से जो सूखे को सहन कर सके, सूखे का प्रभाव उस पर कम हो, इस प्रकार की क्रॉप हम यहाँ पर ज्यादा उगाते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सपोर्ट फार्मर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ऐसे एरियाज जहां पर आपको कम बरसात मिलती है, ठीक है, बारिश कम होती है, वहां पर किसानों को सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, राजस्थान और गुजरात इसके जो है मेनली यूज किए जाते हैं, बाकी महाराष्ट्र में थोड़ी जो है संख्या कम है। महाराष्ट्र का जो नॉर्थ रीजन है उसमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। प्रोवाइड फूड एंड एम्प्लॉयमेंट इन एरिया विद लो इरिगेशन फैसिलिटी, जो इरिगेशन है वो कम होती है लेकिन आपको फूड देखने को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग की बात करें, ऐसी फार्मिंग टेक्नोलॉजी जिसमें आपको फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेज और मेडिसिनल प्लांट उगाने होते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन किसका करते हो आप, फ्रूट का करते हो, वेजिटेबल का करते हो, स्पाइसेज का करते हो, या मेडिसिनल प्लांट का आप जो है प्रोडक्शन करते हो, तो फिर आपको उसको हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग सिस्टम कहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका मुख्य जो प्रोडक्शन है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसको फिर हॉर्टिकल्चर से संबंधित चीज ही कहेंगे। और हॉर्टिकल्चर में हम जानते हैं कि फ्रूट्स का प्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, स्पाइसेज का करते हैं, मेडिसिनल प्लांट उगाते हैं। ठीक है, इन सब का यूज किया जाता है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरेट हाई इनकम फ्रॉम द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो आपका छोटा एरिया है, छोटा खेत है, उससे आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा इनकम कमा सकते हो। सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अलाइड एक्टिविटी लाइक प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, प्रोसेसिंग करके जो फूड होते हैं, जैसे कि हम फ्रूट की बात करें या वेजिटेबल की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में 20 to 25% जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये दोस्तों खराब हो जाते हैं। जो हम उगाते हैं उसका 1/4 तो खराब ही हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। ठीक है, तो जब हम ये चीजें करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तब इस चीज में कमी आती है, यानी कि जो खराब होने वाली जो चीजें हैं वो कम हो जाएगी। फिर क्योंकि जब स्टोर करने के लिए जगह होगी, प्रोसेस करने के लिए जगह होगी, तो हम जो खराब होने वाली चीजें हैं उनको प्रोसेस कर लेंगे या मान लो स्टोर कर लेंगे, जिससे वो बाहर जो है बाहर की क्लाइमेट में खराब नहीं होगी। मेजर स्टेट की बात करें तो हॉर्टिकल्चर आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, केरला में देखने को मिलेगी, स्पाइसेज उगाते हैं, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा नींबू का प्रोडक्शन, अनार का प्रोडक्शन। ठीक है, ये खूब देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? तो ये है।
आगे है लाइव स्टॉक फार्मिंग। कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको जो फील्ड है, आपका जो खेत है वो छोटा है, या मान लो वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हो। ठीक है, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर में मुख्य रूप से क्या होता है, जो बकरियां हैं, जो गायें हैं, जो भैंसे हैं, उनको पाला जाता है, उनके दूध का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो रियरिंग एनिमल लाइक कैटल, बफेलो, गॉट, सिप, पोल्ट्री, इन सब को हम क्या करते हैं, इन सब को हम पालते हैं और इनसे पैसा कमाते हैं, तो इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें, प्रोवाइड रेगुलर इनकम फ्रॉम मिल्क, मीट, एग और वुल। वुल क्या होती है, आप जानते हो, जो अपनी भेड़ होती है, भेड़ से प्राप्त होने वाली जो ऊन है उसको बोला जाता है। ठीक है, एग होते हैं वो पोल्ट्री से प्राप्त हो जाएंगे, मीट गोट से भी प्राप्त होता है, बफेलो से भी प्राप्त होता है, शिप से भी प्राप्त होता है। मिल्क की बात करें तो कैटल से, बफेलो से, दोनों से मिल्क प्राप्त होते हैं। एक्ट एज ए फाइनेंशियल कशीन ड्यूरिंग द क्रॉप फेलियर, जब हम क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उससे बचने का जो है एक तरह से हम ये कहते हैं, क्योंकि जब फसल खराब हो जाती है तो फिर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है किस पर, जो लाइव स्टॉक है उस पर मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंट स्टेट्स की बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें कहाँ देखने को मिलती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर लाइव स्टॉक भी खूब रखा जाता है और साथ में जो हम कहते हैं कि फसल प्रोडक्शन है वो भी किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप पंजाब हरियाणा की बात करो तो यहाँ तो जो मुर्रा भैंस है, ठीक है, वो काफी प्रचलित है, लोग खूब पालते हैं और जो दूध है वो भी अच्छा देती है, वो दूध प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, तो मुर्रा भैंस इस एरिया में ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा राजस्थान में आपको जो बाहर की गायें हैं वो भी देखने को मिलती है, पंजाब हरियाणा में भी बाहर की गायें खूब पाली जाती है, जैसे जर्सी हो गई, होलिस्टन फ्रीजियन हो गई, ये सारी। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। ठीक है, जहां पर हम पहले ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में यहाँ सीधा वो फलों से संबंध नहीं है, जो हम फ्रूट उगाते हैं, फ्रूट क्रॉप उगाते हैं, वो नहीं है। फॉरेस्ट्री का मतलब है ऐसी क्रॉप्स, ऐसी पौधे जिनकी लकड़ी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। ठीक है, या फिर उनसे कोई ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है जो कि काफी वैल्यूएबल होता है, चाहे वो सीड हो सकता है, उनकी लीव्स हो सकती है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। इंटीग्रेटेड ट्री एंड श्रब्स, ठीक है, झाड़ियां और ट्री विथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक भी रखते हैं, क्रॉप भी रखते हैं, इन दोनों के साथ साथ हम ट्री और श्रब्स भी उगाते हैं। इस चीज को हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाती है। ठीक है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग जीवों का एक साथ रहना। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का एक साथ रहना, अलग अलग नस्लों का एक साथ रहना, इन सब का एक साथ रहना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जैव विविधता। ठीक है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। सॉइल कंजर्वेशन, जब हम बार बार खेती करते हैं तो मिट्टी क्या होती रहती है, मिट्टी है टिलेज के कारण खराब होती रहती है, तो इसमें हम पेड़ उगाते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो जो इरोजन है उसको रोकते हैं, तो मिट्टी खराब कम होती है और मिट्टी में उपजाऊता वापस से बढ़ जाती है, तो सोइल कंजर्वेशन होता है। जनरेट इनकम फ्रॉम टिम्बर, यानी कि जो अपनी लकड़ी होती है उससे, फ्यूल वुड, जलाने वाली लकड़ी से, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका लकड़ी के लिए तो काम में नहीं लेते हैं, लकड़ी तो टिम्बर हो गई, लेकिन लकड़ी के अलावा कुछ जो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिकते हैं बाजार में, उनको भी हम यहाँ से जो है इनकम जनरेट करते हैं। प्रोमिनेंट स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये चीजें कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में। अब हम बात करते हैं प्लांटिंग फार्मिंग। ये क्या है, धीरे धीरे अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जो कि कम पॉपुलर है, इतने पॉपुलर नहीं है जितने हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये कम पॉपुलर है लेकिन फिर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांटिंग फार्मिंग का मतलब है ऐसी चीजें जिनको हम एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और वो लंबे समय तक प्रोडक्शन देती है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप।
डेफिनेशन, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ केस क्रॉप लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, ट्यूबर हो गया, स्पाइसेज हो गया, इनको हम क्या करते हैं, एक जो है केस क्रॉप के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि इनके प्रोडक्ट सीधे बाजार में बेचे जाते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खूब प्रोवाइड करवाते हैं टू मिलियंस में, है ना, स्पेशली इन हिली रीजन, जो हिली रीजन है वहां पर असम में, केरला में, तमिलनाडु में, इन सब में क्या किया जाता है, चाय काफी ज्यादा उगाई जाती है। असम की बात करें तो चाय उगाई जाती है, केरला में मसाले उगाए जाते हैं, तमिलनाडु में भी और अलग अलग चीजें जो है देखने को, रबर ये तमिलनाडु में इनमें उगते हैं, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है। बूस्ट रूरल इकोनॉमी थ्रू द एक्सपोर्ट एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने का काम करते हैं और एक्सपोर्ट एंड वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो, बाहर, देश से बाहर भेजने का काम करते हैं, जिससे जो है इकोनॉमी में ग्रोथ मिलती है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है, ठीक है। और वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब है जब हम किसी चीज में, मान लो सिंपल चीज है, उसमें कोई चीज अलग चीज करके हम उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं बाजार में, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा टी है, अब टी को नॉर्मल यदि हम देखा जाए तो इसका इतना वो है, मतलब हम ये कहते हैं इतना क्रेज है, लोग खूब टी पीते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के ब्रांड देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि हाई क्वालिटी टी होती है जो काफी महंगी बिकती है, उसके बाद में मीडियम क्वालिटी वाली टी आती है, खराब क्वालिटी वाली टी आती है। तो ये वैल्यू ऐड करके ही तो क्लास बनाई गई है। बाकी टी तो नॉर्मल टी होती है, पत्तियां होती है, उनको धीरे धीरे काट कर, छोटी छोटी काट कर, सुखाकर हम क्या करते हैं, जो चाय है वो बनाते हैं। लेकिन वैल्यू एडिशन के द्वारा इनमें जो है डिफरेंस क्रिएट किया गया है, जिससे कुछ टी बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, कुछ टी की जो पत्तियां होती है वो सस्ती मिलती है, ठीक है। तो ये फर्क है वैल्यू एडिशन का होता है। आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन की बात करें तो अवॉइड सिंथेटिक केमिकल एंड रिलाई ऑन नेचुरल इनपुट्स। इन सब की हम पहले बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर से, क्योंकि ये आपका जो ये हम ये कह रहे हैं, जो पूरा कोर्स है ना आपका, ये इतना बेसिक सा कोर्स है, इसमें आपको कई टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही बातें दोबारा आ रही है। तो ऐसा ही पूरे कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं है, मतलब सिंपल चीजें हैं। आपको बेसिक जो हम आसपास देखते हैं, गांव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं, वो देखने वाली चीजें हैं। जीवन जीने का जो तरीका है, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो हम रोज देखते हैं, वही चीजें हैं। ज्यादा एडिशनल कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम पहले कवर भी कर चुके हैं। इनहांस सॉइल फर्टिलिटी, ये क्या करती है, सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करेंगे और एनवायरमेंट हेल्थ, जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। इसकी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। जो केमिकल होते हैं वो लगातार जब हम डालते हैं तो मिट्टी को खराब करते हैं, जबकि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो कंपोस्ट का यूज करते हैं, FIM का यूज करते हैं, तो ये क्या करती है, ये फर्टिलिटी को वापस बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अट्रैक्ट प्रीमियम प्राइस इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। अलग अलग जो इंटरनेशनल मार्केट है या अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है, यहाँ का जो मार्केट है, उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अलग से प्राइसिंग होती है। नॉर्मल गेहूं मान लो 2500 बिकता है, तो ऑर्गेनिक गेहूं 4000 बिकता है, क्विंटल के हिसाब से बता रहा हूं। 2500 क्विंटल नॉर्मल गेहूं बिकता है, ऑर्गेनिक गेहूं 4000 बिकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो वहां पर फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप फर्टिलाइजर यूज भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको 4000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मिल रहे हैं। इसका मतलब प्राइस भी ज्यादा है और खर्च भी कम करना पड़ता है, तो इसलिए इनका क्रेज आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। और फिर लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ गई है कि ये जो बीमारियां हो रही है ये केमिकल्स की वजह से हो रही है, तो लोगों ने फिर इनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। सिक्किम में, उत्तराखंड में, इनमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को मिलती है। हालांकि और भी जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, लेकिन आपको अधिकतर सिक्किम और उत्तराखंड में इनमें देखने को मिलती है। फिशरी एंड एक्वाकल्चर, ये वहां पर की जाती है जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। फिश को पालते हैं, इसके अलावा जो केकड़े होते हैं उनको पालते हैं, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में पलते हैं, जिनको खाया जा सकता है, जिनसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज बनाई जा सकती है, तो उन सबको पाला जाता है, ठीक है। प्रोवाइड लाइव स्टॉक मिलियंस इन कोस्टल एंड
इनलैंड रीजन्स, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पानी है आसपास में, तो वहां पर ये लाइवलीहुड को प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। मेजर स्टेट्स में आंध्र प्रदेश आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गया। ये सब कॉमन चीज ये है कि ये सब ऐसी जगह है जहां पर समुद्र के टच में है ये, ठीक है, तो वहां पर पानी होता है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें तो इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो डेफिनेशन के तौर पे आप ये ध्यान रखो कि हर चीज को हम मिक्स करेंगे और एक दूसरे में यूटिलाइज करेंगे। जैसे हम फार्मिंग करते हैं, जो लाइव स्टॉक करते हैं, तो लाइव स्टॉक का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम काम में लेते हैं फार्मिंग में। फार्मिंग से प्राप्त होने वाला जो हम ये कहते हैं चारा है, एक तरह का जो रफेजेज है, उसको हम एनिमल के डालते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं, हम एक दूसरे में इन चीजों को काम में ले रहे हैं, ठीक है। ये इसी चीज को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। कंबाइन क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सभी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट्री है उससे प्राप्त होने वाले कुछ पदार्थों को हम यूज करेंगे लाइव स्टॉक में, लाइव स्टॉक से प्राप्त होने वाले पदार्थों को यूज करेंगे हम फॉरेस्ट्री में, ठीक है। फिशरी से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खाद है, उसको हम यूज करेंगे क्रॉप्स में, और क्रॉप्स से प्राप्त होने वाले जो दाने हैं उनको हम फिशरी में, एनिमल्स में, को खिलाने में, इनमें यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, इंटरडिपेंड है एक दूसरे से। तो क्या होता है, जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ता है रिसोर्स का, और इनकम ज्यादा जनरेट होती है, और जो कॉस्ट है वो कम होती है। तो इसे ही हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। आपने सुना भी होगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब यही कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि जो है पर्यावरण को नुकसान भी कम हो और रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस प्रकार की चीजें हमें करनी है। तो उन्हीं से संबंधित आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इनफोर्स फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, इनकम डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, अलग अलग सोर्स से इनकम आएगी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और इसके कारण एनवायरमेंट को नुकसान भी कम होगा, ठीक है। प्रोमिनेंट इन एरिया एडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट की जा रही है, वहां पर इस मेथड को भी काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम। जो लाइवलीहुड सिस्टम है उनका रोल क्या है, तो रोल को तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एम्प्लॉय 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, जितना भी भारत का जो वर्कफोर्स है उसमें लगभग 50% लोग क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित काम करते हैं, ठीक है। इनकम जनरेशन, प्रोवाइड इनकम थ्रू द क्रॉप के द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक है, इन सब के द्वारा इनकम जनरेट की जाती है। फूड सिक्योरिटी, एंश्योर अवेलेबिलिटी टू फूड, ग्रेन, वेजिटेबल एंड एनिमल जो प्रोडक्ट्स है वो फूड सिक्योरिटी यानी कि फूड भी पैदा करते हैं। रिजिलेंस, रिजिलेंस की बात करें तो क्लाइमेट के प्रति जो रेजिलेंस है, जो बदलती हुई क्लाइमेट है, उसको कैसे हम रिस्क को कम करें और उसमें इंप्रूवमेंट किस प्रकार से करें। डाइवर्स फार्मिंग सिस्टम रिड्यूस द रिस्क, रिस्क कम करता है। इंप्रूव रेजिलेंस टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो क्लाइमेट में परिवर्तन होता है उसको सहन करने के लिए भी क्या होता है, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सही होता है, ठीक है। तो वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। दीज सिस्टम आर इंटीग्रल टू द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी के जरूरी है, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट लाइवलीहुड एंड मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर, जो इंडियन फार्मर है उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम आपको इस प्रकार की चीजें प्रोवाइड करवाते हैं तो ये बहुत ही शॉर्ट में होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट वाइज पॉइंट होती है चीजें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आपको जो है कचरा ला कर दे दे। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक सीधी सी लाइन लिखी हुई है कि इतना एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है। अब इसमें कुछ भी एडिशनल लिखना हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लोग अधिकतर क्या है, बेरोजगार है। तो इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा एक साधन है, किसके रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार की आप बातें खुद ऐड कर सकते हो। हम क्या करते हैं, आपको जो
बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख सकते हो, जिनमें हम कार्बनिक पर वो ऑर्गेनिक जो ये इन जो इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनका यूज नहीं करते हैं, केमिकल्स से बचते हैं, तथा जो टेक्नोलॉजी होती है वो इस प्रकार की यूज करते हैं कि जो अपने नेचुरल तरीके हैं, नेचुरल जो वे है उसके द्वारा हम इंसेक्ट डिजीज को कंट्रोल करें। और इसके साथ में हम कंपोस्ट यूज करते हैं, जो FIM है वो यूज करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक बड़ी डेफिनेशन है वो भी तैयार की जा सकती है। लेकिन यदि हम सिंपल वे में समझना चाहें तो अवॉइड द सिंथेटिक केमिकल एंड रिलाई ऑन नेचुरल इनपुट्स। जो नेचुरल जो इनपुट्स है, अब देखो नेचुरल इनपुट में कौन कौन से हैं, कंपोस्ट इसी में आती है, ठीक है, FIM इसी में आती है, इसके अलावा हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट इसी में आती है। तो ये क्या है, नेचुरल इनपुट्स है, इनका यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। ठीक है, तो चीजें शॉर्ट में दी हुई है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनको एक बार तो अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद में जब आप लिखते हो उस टाइम पे आप एक दो जो लाइन है वो एडिशन ऐड करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कई प्रकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शॉर्ट नोट्स है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि इनमें आपको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा समझने के लिए, सिंपल और सीधे सीधे दिए हुए हैं, बाकी समझाने के लिए हम है ही। ठीक है, तो सारी चीजें इजी है। बाकी तो आपका ये कोर्स भी क्या है, बिल्कुल इजी है, ऐसे मान के चलो, ज्यादा जो है लोड लेने वाली बात नहीं है। एग्रोनॉमी का सिंपल सा कोर्स है जिसमें मुख्य रूप से हम रूरल जो इकोनॉमी है उसकी ओर ध्यान देते हैं, रूरल एरियाज की ओर ध्यान देते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं कि फार्मिंग किस प्रकार से की जा रही है, इंडिया की क्या स्थिति है। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ तक था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लाइवलीहुड का जो भी टॉपिक रहेगा उसको देखकर हम उसी के हिसाब से आपके लिए नई क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।